नमस्कार। नाथ संवाद एक आशीर्वाद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। गुरु डॉक्टर रागिनी मक्कर जी का नाथ संवाद एक आशीर्वाद कॉन्सेप्ट गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के गुरुजन उनसे चर्चा होगी, उनके शिष्यों द्वारा प्रस्तुति देखने को मिलेगी एवं नादयोग गुरुकुल की छात्राएं अपनी प्रस्तुति देंगी। तो आइए बिना किसी देर के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम गुरु डॉक्टर रागिनी मक्कर जी से चर्चा द्वारा करेंगे। गुरु डॉक्टर रागिनी मक्कर जी, गुरु पंडिता श्रीमती क्षमा भाटे जी, ताल योगी पंडित सुरेश तलवरकर जी, पूनम व्यास जी, सुचित्रा हरमलकर जी, राजकुमार ठोलिया जी की शिष्या हैं। वह इंडियाज़ गॉट टैलेंट 2014 सीज़न 5 की विनर रह चुकी हैं, रत्न अलंकार से सम्मानित हैं, डांस वर्ल्ड कप 2017-18 की विनर हैं, यूनेस्को की एस्टीम्ड मेंबर हैं और नाथ फाउंडेशन एवं नादयोग गुरुकुल की डायरेक्टर हैं। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। नमस्ते। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। नादयोग गुरुकुल में नाथ संवाद एक आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। यह इंटरव्यू जहां डॉक्टर रागिनी मक्कर जी हमारे साथ हैं, इस प्रोग्राम का एक भाग है। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं मैम। थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला और आपके ऑडियंस, आपके आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स, वेल विशर्स जिनके इतने सवाल हैं आपके लिए, इतनी चीज़ें जानना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं और मैं लकीली एक रिप्रेजेंटेटिव बनी हूँ। उनके क्वेश्चंस, उनके सवाल आपके समक्ष रखूँगी और आपका टाइम लेते हुए आप परमिट करें तो हम स्टार्ट करें। थैंक यू मैम। पहला सवाल मैम, नादयोग गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा से बच्चों को शिक्षा मिलती है, तो आज के दौर में जो इंडियन कल्चर की एक इतनी प्रोमिनेंट और इतनी महत्वपूर्ण परंपरा रही है वो लुप्त होती जा रही है, बट आपने उसको रिटेन किया है, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा लाइट डालिए, कैसे आप कर पाती हैं? देखिए परवनी जी, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में जो मैंने गुरु शिष्य परंपरा में ही सीखा है, क्योंकि मेरी शिक्षा भी गुरु शिष्य परंपरा में हुई। जैसे मैंने सितारा देवी से सीखा तो मैंने गुरु शिष्य परंपरा में सीखा, राजकुमार ठोलिया जी से सीखा तो गुरु शिष्य परंपरा में सीखा, पंडित सुरेश तलवरकर जी का मुझे आशीर्वाद मिला तो मैंने गुरु शिष्य परंपरा को जाना, क्षमा भाटे जी का मुझे सानिध्य मिला तो मैंने गुरु शिष्य परंपरा को जाना, सुचित्रा ताई का आशीर्वाद मिला तो मैंने गुरु शिष्य परंपरा को जाना। तो यहाँ मैंने देखा कि शुरुआत से लेके तो मुझे जो संस्कार मिले हैं मेरे गुरु के द्वारा, जो आशीर्वाद मिला है, जो संस्कार मिला है, उसने मेरी लाइफ के मतलब बहुत दिशा को चेंज किया है, वो स्टेबिलिटी दी है। आज जो आप रूप देख रहे हैं मेरा, जो स्वरूप देख रहे हैं नादयोग का, ये सब उन्हीं की कृपा है। और मुझे लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा थोपने वाली चीज़ नहीं है, मतलब बाउंडेड नहीं है किसी चीज़ के लिए, वो तो आपकी श्रद्धा भक्ति के ऊपर रहता है। तो मैंने अपने गुरु से जो लिया और जो परंपरा मैंने उनसे सीखी, जो संस्कार सीखा, तो उससे मुझे पता लगा कि संस्कार पे शिक्षा की नींव खड़ी होती है। तो विदाउट संस्कार के मुझे लगता है शिक्षा संभव ही नहीं है। तो ये होते हुए फिर मैंने अपने यहाँ पे भी यही परंपरा को जिया, क्योंकि जो गुरु शिष्य परंपरा का जब मैंने ईमानदारी से पालन किया तो मुझे लगा कि बहुत सारे दरवाजे खुलने लगे हैं और एक डिसिप्लिन के साथ में उसकी जो मुखर रूप में देख रही हूँ, उसका प्रखर रूप देख रही हूँ, वो शायद इसी परंपरा से ही संभव था। और दूसरी बात कि हमारा संगीत और नृत्य एकमात्र ऐसी कला है जहाँ गुरु शिष्य परंपरा जीवित है, अदरवाइज़ किसी भी फील्ड में आप देखिए गुरु शिष्य परंपरा नहीं होती है। सो ये श्रद्धा भक्ति का विषय भी कह सकते हैं आप। तो मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, बिकॉज वो मेरी परंपरा है और मैं उसके लिए, क्योंकि जैसे अब हमारे यहाँ जो भारत है, स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, किसी को हम बाउंड नहीं कर सकते कि आप ये मानिए, लेकिन ये हमारी श्रद्धा का विषय कि हम कितना उसमें समर्पित होकर काम करते हैं। तो शुरुआत से लेके अभी तक मेरा यही रहा है कि मेरी सोच में भी मेरी गुरु के लिए परिवर्तन नहीं है, मतलब मेरी सोच भी उनके लिए उतनी समर्पित है जितना मेरा कार्य समर्पित है। और जहाँ तक कि ये जो लेगेसी है उनके गुरु ने उनको दी, उन्हें मुझे दी और मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ, तो यही परंपरा है, यही पीढ़ी दर पीढ़ी का काम चला आ रहा है। और मुझे लगता है
ये एक ऐसा अटूट बंधन है कि जन्मों जन्मों तक ये स्थायी रहता है। जी। तो इसको अनुभव करना, इसको जीना हाँ जी। और इसके लिए समर्पित होना, इसके लिए सौभाग्य और भाग्य चाहिए रहता है। जी जी तो बिल्कुल। बस कहना चाहिए कि आशीर्वाद है गुरु लोगों का जी और गुरुजनों का इतना प्यार है कि अभी भी मुझे वो छोटी सी बच्ची रागिनी समझते हैं और अपने मार्गदर्शन मुझे देते रहते हैं। हाँ जी। जैसे शर्मिला दीदी पेरिस से, दुर्गा दीदी जर्मनी से, हम्म। तो बहुत सारे गुरु लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत ऐसे सहेज के रखते हैं और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन सब लोगों का सानिध्य मिलता है। जी। तो इसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा कंटिन्यू नादयोग में है और जी। भगवान करे कि मेरी जो आने वाली पीढ़ी बिल्कुल। है वो भी उसको मेंटेन करे। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपकी मुझे ये जो आपने वर्ड्स कहे अभी, जी। संस्कार से शिक्षा, जी। ये बहुत ही बहुत मायने रखती बड़ी है बात मैम। है और जी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ फैक्टर है है। जो आज के जनरेशन को सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, सारे एरियाज़ में जाने की ज़रूरत है। हाँ। दूसरा, आपका जो मुझे अनुभव है, जो मैं आपसे इंटरेक्ट करती हूँ, आप बहुत जेनरस है, आप अपने पास नहीं रखते हो, आपको जी। जो आता है आप बहुत दिल खोल के शेयर करते हैं। तो जी। आई थिंक गुरु शिष्य परंपरा का जो फ्लो है, हाँ, जो हाँ। कंटिन्यू होगा, जी। उसमें आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखा रहेगा। आई एम Thank वेरी you, श्योर ma'am. ऑफ दैट। मानती हूँ। मैम अगला सवाल ये है कि आपकी जो जर्नी रही है, जी। आप इतने सालों से नाद योग को ही 26 इयर्स हो गए हैं जी। इंसेप्शन के। जी। आप इतने प्लेटफॉर्म्स, नेशनल इंटरनेशनल जी। प्लेटफॉर्म्स, छोटा प्लेटफॉर्म बड़ा प्लेटफॉर्म आपकी डेफिनेशन में है ही नहीं। आप छोटे प्लेटफॉर्म को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जो कि बिल्कुल। आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को देते हैं। जी। वो जो आपका आपकी पर्सनालिटी है, जी। वो एक कठिन जर्नी का रिज़ल्ट है। जी। आपके बैकग्राउंड में आपने जब शुरू करी अपनी अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम, अपना जी। ट्रेनिंग, जी। तो वो जर्नी जो आपकी रही जी। वो बहुत इंस्पिरेशनल रही होगी, इसीलिए आप में इतने क्वालिटीज़ अभी लोग खुद महसूस करते हैं। जी। तो इस जनरेशन को आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं। जी। आपकी जर्नी के बारे में हमें बताइए। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। और मेरी जर्नी अगर मैं बताना चाहूँ तो 2.5 साल की एज से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। मेरी माताजी ने उसे शुरू करवाया और उसके बाद जैसे जैसे गुरु लोगों का सानिध्य मिलता गया, आशीर्वाद मिलता गया, मैं अपनी परंपरा को मतलब सहेजने का काम करती गई। और जहाँ तक मेरा ऐसा सोचना है कि एक अच्छे शिष्य बनने के लिए समर्पण और फोकस बहुत मायने रखते हैं। अगर आप फोकस रहेंगे, क्योंकि शुरू से आपने देखा है कि बहुत प्रॉब्लम्स आई। शुरू में हमारे पास सीखने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था और घर की भी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हमें बाहर जाके कहीं सिखाया जाए। तो उस दौरान में मतलब मैं क्लास 5-6 में थी, तब से मैं अपना खुद छोटा छोटा ट्यूशन करके या मेरी जो मतलब घर में जो भी हमको मनी मिलती थी, जैसे कोई मेहमान आता था तो हमें पैसा दे देता था वो कि भाई बच्चों की मिठाई के लिए, तो वो हम सेव करके अपने मतलब मेरी माँ मेरे गुरु लोगों को प्रदान किया करती थी। फिर धीरे धीरे जब हम थोड़े बड़े हुए तो छोटे छोटे बच्चों की ट्यूशन्स लेके ऐसे करके जब मतलब ऐसे करके कि जहाँ से भी पैसा कलेक्ट हो सकता है थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके अपने गुरु लोगों को समर्पित करके हम उस परंपरा को सीखते रहे। तो शुरू से मैं जहाँ तक मेरी बात बोलूँ, मैं दूसरों का तो नहीं कहती, लेकिन मैं शुरू से बहुत फोकस्ड हूँ। मतलब मेरे इसमें ना शब्द नहीं लिखा है। एंड स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने शुरू से देखा कि मैं स्ट्रगल मेरी लाइफ से नहीं छूट रहा है, तो फिर मैंने उसे अपना लिया, मैंने उसे दोस्त बना लिया। ठीक है, तुम जब भी स्ट्रगल आता है मुझे कुछ न कुछ सिखा के जाता है, मुझे कुछ न कुछ दे के जाता है जी। तो इसलिए स्ट्रगल को मैं अपना बिल्कुल ऐसे फ्रेंड मानती हूँ और फोकस रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, आज की पीढ़ी को बताना चाहूँगी कि हर स्थिति में सम रहिए। जी। बहुत ज़्यादा दुख आ जाए तो दुखी मत हुई। आता है दुख, सभी को आता है, लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि सम हमारे कथक का एक हाईएस्ट सेंसिटिव पॉइंट है, तो वो हमें सिखाता है ना जी। तो उससे सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्मुक्त मत होइए। तो जब आप सम रहेंगे तो आप अपने आप को फोकस रख पाएंगे। जब मुझे लगता है कि जब फोकस इंसान रहता है तो कोई दुनिया की ताकत से डिगा नहीं पाती जी। और जहाँ तक है कि मेरे पिताजी हमेशा कहा करते हैं मुझे कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा सच्चाई के मार्ग पे ही चलूँ। छोटे थे तब झूठ बोलते थे, जब बहुत छोटे थे तो मम्मी को झूठ बोल दिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे समझ आती गई वैसे वैसे सच बोलना, सच को स्वीकार करना एक्सेप्ट किया कि नहीं ये सच है, इसे स्वीकार करो। जी।
खुद से, क्योंकि मुझे मेरे जो गुरु लोगों से मिला है डेडिकेशन, डिवोशन, पंक्चुअलिटी, रियलाइजेशन, हार्डवर्क, तो रियलाइजेशन इज़ अ वेरी बिग फैक्टर ऑफ मतलब आपकी लाइफ का, बहुत कि रियलाइज़ करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी आज हमसे गलती हो जाती है, बड़े बड़े लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हमसे हो जाती है, जी तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करती है और आपको बहुत स्टेबल रखती है आपके फील्ड के लिए। जी और सबसे बड़ी बात बताना चाहूँ तो मुसीबतों का और रागिनी का बहुत बड़ा संबंध है। सो मुसीबतें आती रहती हाँ है, जी। लेकिन मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं, हाँ जी। वो मुझे बहुत हिम्मत देते हैं मुझे आगे बढ़ने के लिए। फिर मैं भगवान की जो पूजा करती हूँ, हाँ जी वो मुझे बहुत अपार शक्ति दे देता है लड़ने के लिए, तो हो जाता है। दूसरी बात, कथक जो मेरा बहुत प्रिय दोस्त है, बोलना चाहिए मेरा हाँ बहुत जी प्रिय बच्चा भी आप बोल सकते हैं, जिसको मैंने छोटे से बचपन से पाला है। जी सो मुझे आगे बढ़ने के लिए ताकत दे देता है, पीछे संबल दे देता है कि नहीं अब मैं आपके हाँ जी। पीछे हूँ, चलो। तो इस प्रकार काम हो जाता है। बहुत इंस्पिरेशनल है मैम। सम वाली बात जो आपने कही जी। वो बड़े बड़े ग्रंथों में कही गई है। जी। जो माइथोलॉजी है, जो अपने एपिक शास्त्र हैं, पुराण जी। है, वहाँ ये पॉइंट ऋषि मुनि सम जी। लाने के लिए तब करते, जी। और आप उसको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने, आपने उसको इतना सिंप्लीफाई करना सिखाया बच्चों को, जी। आपके स्टूडेंट्स को, कि वो डे टू डे लाइफ में उसको प्रैक्टिस कर सके। जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैम, इंडियाज़ गॉट टैलेंट जी। का बहुत आई वुड से एक माइलस्टोन रहा है आपकी जर्नी में, जहाँ जी। तक मुझे जी। मैंने फॉलो किया आपको, जी। मेरे को ये समझ आया। जी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम? क्या बताएं, वो लाइफ का इतना सुंदर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है कि जी। उसका अगर मैं जब भी जिक्र करती हूँ तो मेरे जो स्माइल होता है पूरा सा खिल जाता है। नो डाउट। क्योंकि उस दौरान मतलब ऐसा मेरा कभी नहीं था, क्योंकि मैं कभी मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ भागी नहीं हूँ। जी भगवान की कृपा से एक मतलब ऑफ़र आया मुझे, और हिमांशु शर्मा जी ने मुझे जब ऑफ़र किया कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट है, आप करेंगी क्या? तो सबसे पहले मैंने अपने गुरु लोगों से पूछा, मेरे गुरु जी से पूछा, पंडित सुरेश तलवकर जी से पूछा कि क्या मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाऊँ? अच्छा। क्योंकि मुझे जो 20-25 साल उन्होंने मेरे साथ मेहनत की थी, मैं उसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती जी, हूँ। मुझे बिल्कुल। इतना भी, एक शिष्य को इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि जो उनके गुरु लोगों ने सिखाया उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाए। नहीं, जी। सवाल ही नहीं होता। गुरु द्रोह से बढ़ के कोई द्रोह होता ही नहीं है। जी। सो गुरुजी ने परमिशन दी, और गुरुजी ने पहले ही दिन बोल दिया था मुझे कि तुम जीत जाओगी, लेकिन उसके बाद का क्या? अच्छा। तो मैं समझी नहीं। मैंने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी अच्छा, पहले दिन मैंने अपना जो मैं मॉडलिंग किया करती थी थोड़ी बहुत, जनरली मैं ऐसा बहुत शौक है मुझे, जी तो मैंने जब फ़ोटो वोटो बताई गुरुजी को, तो गुरुजी ने कुछ ऐसे हंसा नहीं, कुछ नहीं बोला, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया। लेकिन जो चकाचौंध की दुनिया है में अगर तुम चली जाओगी तो फिर कथक फिर क्यों सीखती हो मुझसे? मुझे बहुत स्ट्राइक हुआ उस चीज़ को। मैं घर आई, मैंने बहुत सोचा कि मैं जो कदम बढ़ाऊंगी वो इतिहास बनेगा बिल्कुल। और दुनिया देखेगी। तो मुझे माइलस्टोन सेट करना है, जी मुझे एक बेंचमार्क सेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने बहुत सोचा। पहले तो मैंने जो भी मुझे ऑफर आया था मैंने मना किया कि मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी परंपरा को सूट नहीं करता है। जनरली ऐसा जो भी रूमर्स सुनी हुई थी वो थी, तो मैं उसके कारण थोड़ा सा एक पीछे स्टेप लेने को थी कि नहीं मुझे नहीं करना। जी फिर उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, हिमांशु ने, कि दीदी ऐसा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब इसको कीजिए। और इतना कन्विंस होने के बाद फिर फाइनली मैंने, गुरुजी ने भी हाँ कर दी थी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने इस मार्ग पे एक परंपरा के साथ, एक ट्रेडिशन के साथ में ही आगे बढ़ना है। जी। और मैं इसको टिल एंड, जब तक रहेगा तब तक मैं इसको मेंटेन करूँगी, जी। क्योंकि मेरी परंपरा में जो ताकत है हाँ जी। शायद विश्व के किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है। बिल्कुल। जो परंपरा मेरे गुरु लोगों ने मुझे दी है, जो शिक्षा मुझे दी, मुझे शिक्षा पे विश्वास था। जी तो मुझे लगता था कहीं भी मैं डिगूंगी नहीं और कहीं पे भी मैं असफल नहीं रहूँगी। सो मैंने एंटर किया, तो पहले मेरा सोलो हुआ। सोलो होने के बाद मुझे लगा कि जनरली गुरु लोग शिष्यों के साथ परफॉर्म नहीं करते हैं, कि उनका एक स्टैंडर्ड होता है, बट नेचुरल होता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, जब हमारे यहाँ हमारा बच्चा होता है तो हम हमारे बच्चे को लेके सब दूर जाते हैं, जी तब तो हमें नहीं लगता है कि हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो जो शिष्य है वो भी तो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे खून पसीने से सींचा गया है उनके, तो हमारे खुद की सोल से उत्पन्न हुए हैं, हमारी सोल के मतलब बच्चे हैं वो।
तो हमारे ही बचे हुए, तो फिर उनको ले जाने में, उनके साथ करने में हमें क्यों शर्म होना चाहिए, क्यों हेजिटेशन होना चाहिए। तो ये सोच के फिर मैंने मेरा सोलो हुआ, रिलीज़ नहीं हो पाया, तो फिर मैंने हिमांशु से बोला कि हिमांशु मैं इसको ग्रुप में मतलब करना चाहती हूँ। तो बोले दीदी आपका सोलो इतना अच्छा है, ग्रुप क्यों? मैंने कहा मैं सेट करना चाहती हूँ, एक दिमाग की मतलब परसेप्शन लोगों का चेंज कर देना चाहती हूँ कि ऐसा भी गुरु शिष्य परंपरा होती है, ऐसा हो सकता है। सो ग्रुप हमारा हुआ और फिर स्टार्ट हुआ चैलेंज, रोज़ का एक चैलेंज आता था, फिर गाने अलग अलग मिलते थे, तो मुझे हमेशा गाने उन हज़ारों गानों में चूज़ करना पड़ता था कि जो मैं करूँगी मेरे बच्चे मुझे वही फॉलो करेंगे, पूरा वर्ल्ड मुझे देखेगा। तो मुझे वो, क्योंकि मुझे हमेशा क्षमादेव की याद आती, तुमको ठुमके लगाने को कथक नहीं कहते हैं। सो मुझे दिमाग में वो पूरा टाइम विद्यमान था कि नहीं, जो क्षमादेव बोलती कि वो जो परंपरा है उसकी जो स्ट्रिक्टनेस है उसको तुमको ज़िंदगी भर फॉलो करने। तो मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि नहीं, कहीं मेरे से गलत ना हो जाए। तो बस धीरे धीरे जैसा भी चैलेंज मिलता गया, हर दिन एक नया चैलेंज मिलता था, हर दिन एक नई समस्या खड़ी हो जाती थी, हर दिन एक नया प्रॉब्लम बोल सकते हो आप, मतलब हर दिन मैं एक नई प्रॉब्लम से फाइट करके आगे बढ़ती थी। फिर धीरे धीरे ऐसा समय बढ़ता गया, हम लोग नई नई कोरियोग्राफी देते गए, और कभी कभी तो ये होता था कि आज हमने सारी रात जग के वो कोरियोग्राफी रेडी की है और दूसरे दिन मिनिमा चेंज कर देती थी कि गाना चेंज। ओह माय गॉड। मतलब उस कंडीशन में ऐसा होता था, लेकिन उस कंडीशन में कभी भी मैं मतलब कहते हैं ना, जब हमारा जहाज़ होता है, हम जो शिप पे जाते तो उसका कैप्टन का बहुत बड़ा रोल रहता था। तो जो मेरी प्रॉब्लम होती थी मैं कभी बच्चों से शेयर नहीं करती थी, मेरे चेहरे पे कभी वो दिखती नहीं थी। इसका कारण था कि मेरी परंपरा जो मेरे गुरु लोगों से मुझे मिली है, एज ए शिष्य मैंने जो उसको ग्रहण किया है कि हर स्थिति में मुझे वो फाइट करके मैंने वो चीज़ ली है, तो वो चीज़ मुझे वहाँ बहुत हेल्प की। और हर चैलेंज को फिर मैंने खुशी से लिया और एक मतलब बोला चाहिए प्लेजर के साथ मैंने उसको मेंटेन किया और नई नई चीज़ मैं देती गई, वो लोग बहुत खुश होते गए। लेकिन मैंने हमेशा परंपरा का ध्यान रखा। सब लोग ऐसा, लोग कुछ कहते हैं कि मैंने आईसीटी में कथक नहीं किया, नहीं, मैंने कथक ही किया। अगर हमारे जो गाने का फॉर्म अगर चेंज हो जाता है तो मैंने कहीं ठुमका नहीं लगाया है, मैंने प्योर कथक किया। अगर लोग कहते हैं, आज मेरे स्टूडेंट कुछ हैं जो कहते हैं कि वो कथक नहीं था, नहीं, कथक ही था हमारा। प्योर कथक के साथ में गाना कोई सा भी हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे जो कहते हैं ना, हमारा जो एक लेवल होता है वो अगर कोई चेंज कर दे तो हमें, लेकिन अंदर की चीज़ तो प्योर थी ना। सो हमें पता है कि हम लोगों को क्या दे रहे हैं। वहाँ पे लोगों ने सैल्यूट किया, वहाँ पे जब काफ़ी सारे गाने हमें दिए गए कि आप कीजिए, इस पर वेस्टर्न कीजिए थोड़ा सा, मैंने बोला नहीं, जब ठुमका लगाना ही नहीं तो वाई शुड वी, क्योंकि मैं जो अपना कथक दे रही थी तो मैं अपना कथक नहीं दे रही थी, मैं पूरे इंडिया के कथक को रिप्रेजेंट कर रही थी, हर एक उस आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी जो चाहता था कि हम वहाँ तक पहुँचें। क्योंकि मीडिया के इसमें पहली हिस्ट्री में पहला ये चीज़ था कि कोई कथक आर्टिस्ट इंडियाज़ गॉट टैलेंट में विनर बन के आया। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ। सो वहाँ उन सब लोगों का भी मुझे ध्यान रखना था, उन लोगों की भी भावना का मुझे मेंटेन करना था। और दूसरी बात, मेरे देश, मेरे प्रदेश और मेरे इंदौर का जो एक क्षेत्र है उसका मुझे मान रखना था। तो मैंने हर जगह पे इतना फूक के कदम उठाया। जब वहाँ मैंने ड्रेस कोड भी पहना तो मैंने बहुत सोच समझ के, क्योंकि हमको सोच के मतलब ऐसा करना नहीं पड़ा कि हमें करना है करके, क्योंकि वो हमारी मतलब नेचुरली वो चीज़ में मेंटेन था। बस वो जो हमारा था वही नेचुरल बाहर आया, लोगों को पसंद आया, लोगों ने इतना वोट किया, हमें पसंद किया और हमारे लिए इतना इनिशिएटिव लिया। तो आज जो भी वो जो टाइटल मैंने विन किया तो उसको अभी तक मैं इसलिए मेंटेन कर पा रही हूँ क्योंकि उन लोगों का विश्वास और उन लोगों का प्यार मैं हमेशा मेंटेन करना चाहूँगी जो मुझे लोगों से मिला, क्योंकि जनरली इतने अच्छे वोट मुझे उस समय मिले थे। और आज जो भी कुछ हूँ मैं, आज सेलिब्रिटी मुझे बनाया तो मेरी ऑडियंस ने बनाया है, मेरे लोगों ने बनाया है, मेरे स्टूडेंट ने बनाया है। सो वो परंपरा जो मेरे अंदर है, उनका विश्वास के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी अकेले की जीत नहीं, पूरे प्रदेश की जीत है, पूरे इंदौर की जीत है, सारे उन आर्टिस्ट लोगों की जीत है जो कथक से रिलेटेड है। और आज भी बहुत प्यार करते हैं लोग बाग। और कहते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो प्यार के साथ नफरत तो चलती है जी, वो मुझे चल जाता है। नहीं बिल्कुल मैम, आईजीटी में आपने बहुत बेंचमार्क सेट करे, आपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट कर दिए। अब की जो पीढ़ी है जो
बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों के ड्रीम्स हैं वो रागिनी मक्कर जी बनना चाहते हैं, जी। तो आपने उस तरह के स्टैंडर्ड्स उस नेशनल प्लेटफॉर्म पे सेट जी। किए। और जो आपके बात से मुझे एक मेन जो आपका थॉट प्रोसेस हमेशा इसी बात पे रिवॉल्व करता है कि आप हमेशा शेयर करना चाहते हो। जी। आपने बोला कि मैं सोलो नहीं करूँगी, मुझे ग्रुप में करना है, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिन बच्चों ने आपके साथ परफॉर्म किया होगा शायद कहीं ना कहीं उनके करियर्स में वो एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट रहा 100%। एंड आपके पीछे एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे विन करना, फर्स्ट प्राइज़ पूरे पैन इंडिया अचीव करना, उनके तो करियर ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दिया आपने। जी। तो ये आपकी जेनरॉसिटी है। अभी तक मैंने आपसे जितनी बात करी है ये एलिमेंट आपका हर जगह एविडेंट है, हर जगह जी। आपकी ये सोच बाहर आती है। जी। तो मैम इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपसे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो सब स्ट्राइव कर रहे हैं अपने कल्चर को, कोई जी। आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, कोई म्यूजिशियन बनना चाह रहा जी। है, तो एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए जी। जो कि इस कठिन परंपरा को फॉलो कर सके, जी। क्या क्वालिटीज़ उनको बच्चों को अपने में पैदा करनी चाहिए, जागरूक करनी चाहिए? सबसे पहले बताऊं तो जब भी अच्छे आर्टिस्ट बनने से पहले अच्छा इंसान बनना बहुत ही ज़रूरी है। श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, त्याग और मेहनत, ये चीज़ें ऐसी है जो आपको एक आर्टिस्ट के साथ में एक अच्छा इंसान बनाती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे श्रद्धा का विषय है ये, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्योंकि गुरु परंपरा जब भी हम लेते हैं तो ये वाइब्रेशन से मिलती है। जितना हम समर्पित होंगे उतनी हमारी उनकी कला हमारे पास आएगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम कोई कला करते हैं, कोई बात करते हैं, मतलब या हमारी जो आर्ट को हम मेंटेन करते हैं, और यदि गुरु की इच्छा ना हो तो स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। ये भी आज मैं बता दूं कि अगर मेरे गुरु का आशीर्वाद, मेरी गुरु की इच्छा ना होती तो मैं रागिनी नहीं बन पाती। आज मैं जो भी कुछ हूँ मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, मेरे गुरुजनों की कृपा है। आज भी दीदी, मतलब पूनम दीदी, मैं दीदी बोलती हूँ उनको, आज भी वो मेरे लिए प्रार्थना करती है। आज भी वो मेरे लिए बोलती है कि नहीं मेरी बिटिया को ऐसा होना चाहिए। आज भी शर्मिला दीदी मेरे लिए कुछ कहती है कि नहीं रागिनी तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो जब गुरु लोग की इच्छा होती है, उनके मन में होता है, तब वो स्टूडेंट के पास में जाता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए समर्पण बहुत ही ज़रूरी है। समर्पण नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप उस चीज़ से गुजर पाएंगे। जैसे जनरली एक छोटी सी आपको देती हूँ कि एक यहाँ से वहाँ तक का तार बंधा हुआ है और उससे लाइट जल रही है। यदि बीच में तार कट कर दिया जाए तो क्या वो लाइट जलेगी? नहीं। तो वही गुरु शिष्य परंपरा का एक तार है, जी। एक संबंध है, एक फ्लो है, एक वाइब्रेशन है जो प्रवाहित होती है और गुरु से शिष्य तक पहुंचती है और शिष्य प्रखर होता है। तो वो कनेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या होता है ना, थोड़ा सा सीखने के बाद वो कनेक्शन बच्चे कट कर देते हैं। और मुझे लगता है कि गुरु शिष्य का कनेक्शन तो 7 जन्मों से भी आगे का है। तो वो कनेक्शन कट होने की यदि हम सोचते हैं तो हमारे जैसा मतलब निगुरा शिष्य कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो शिष्य बनने के लिए पहले तो समर्पण चाहिए, फिर त्याग चाहिए और श्रद्धा चाहिए कि कुछ नहीं भी दें, अगर उनका एक देखने को भी मिल जाए हमें उनकी सूरत। क्योंकि मुझे गुरुजी कहा करते थे कि गुरु संस्कृत से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो मैंने महसूस की है। क्षमाता के संस्कृत में मुझे बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मुझे बहुत मतलब बोलना चाहिए एक पाथ मिला है, मुझे एक दिशा मिली है मुझे। तो ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छे शिष्य बनने के लिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा शिष्य बनने की कोशिश तो नहीं करती, लेकिन मैं पूरा टाइम वो मेंटेन करती हूँ कि मैं अपने उन परंपराओं का जो मुझे गुरु शिष्य परंपरा से मिली है उसका बस निर्वाह करते जाऊँ। और कहीं भी मेरे गुरु लोगों को, मेरी सोच में भी, मैंने शुरू में बताया कि मेरी सोच में भी और मेरे दिमाग में भी उनके लिए परिवर्तन नहीं आता है। तो बस हर स्टूडेंट को ऐसे ही होना चाहिए और अपने गुरु के लिए समर्पित होना चाहिए। क्योंकि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन एक आर्टिस्ट बनने में 20 से 25 साल लगते हैं, तब जाके एक आर्टिस्ट खड़ा होता है। तो एक व्यक्ति से आप 25 से 20 साल लेते हो, 15 साल लेते हो, उसके बाद उसे भूल जाते हो, तो सोचिए लाइफ में कहाँ सर्वाइव कर पाओगे? कहीं नहीं सर्वाइव कर पाओगे। इसलिए समर्पण, त्याग, विश्वास बहुत ज़रूरी है गुरु शिष्य। और
विश्वास का तो ऐसा है कि हर रिश्तों में ज़रूरी है, जी बिल्कुल। चाहे माँ बेटी का रिश्ता हो, बिल्कुल। चाहे गुरु शिष्य का रिश्ता हो, चाहे दोस्त का रिश्ता हो। जी विश्वास के बगैर तो काम चलता नहीं। तो विश्वास तो बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिल्कुल। हमारे इस मेंटेन के लिए। जी मैम, आपके और जो ये क्वालिटीज़ हैं आप उसका एक लिविंग एग्जाम्पल हैं। तो जी। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको देख के ही अपने आप सीखें और ये इम्बाइब करें, तो आई थिंक आधा काम शायद वहाँ पे उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं आप। मैम, इसी से रिलेटेड आध्यात्म की तरफ आपका बहुत झुकाव है, आप जी। बहुत रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, आपका डेली रूटीन हम्म। बहुत कठिन है जी। और बहुत नियम का पालन करते हैं आप, जी। और कलाकार तो आप हैं ही। जी। तो आध्यात्म और कलाकार में क्या संबंध या कैसा कनेक्शन है? वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या अलग है? कैसे उनको? आध्यात्म और आर्टिस्ट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिगर आध्यात्म के आर्ट को ग्रहण करना असंभव है। जी तो मुझे लगता है आध्यात्म जो है हमारी माइंड, बॉडी और सोल का एक ऐसा सुंदर ट्रीटमेंट है जो हमें तेजस्विता देता है। मतलब हमको एक स्पार्क देता है, हमको एक क्वालिटी देता है। जहाँ तक मैं ऐसा मानती हूँ, जैसे मेरा जो शुरू से रहा है कि मैं जो भी काम करती हूँ तो पहले मैं उसे पढ़ती हूँ। जी। तो जैसे मैंने कृष्ण को किया तो कृष्ण को जानने की पहले मैंने कोशिश की। मैंने शिव को किया तो पहले मैंने शिव को पढ़ा। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे पढ़ने के बाद जब मैं डेप्थ में जाने लगी तो मुझे लगा कि कितना सुंदर है, कितना डिफरेंट है। तो मेरा शुरू से आदत रहा है कि जब मैं किसी चीज़ के पीछे पढ़ती हूँ तो मैं बहुत बुरी तरह रिसर्च करके उसे काम करती हूँ और मैं फिर दुनिया को भूल जाती हूँ कि दुनिया भी है। तो जब मैं उसमें किसी में भी डीप आप करोगे तो हमेशा कनेक्शन तो बैठेगा ही। जैसे अभी अगर आप पानी के लिए अगर करते हैं, कुआं खोदते हैं तो आप नीचे जाके बहुत ज़्यादा खोदते हैं डीप में, तभी जाके पानी आता है। तो सेम उसी प्रकार से मैंने अपने आप को मेंटेन किया और मुझे लगा कि मैथोलॉजी से रिलेटेड है हमारा कथक। जी। मेरा कथक ही नहीं, हर आर्ट मैथोलॉजी से रिलेटेड है। बिगर भगवान की कृपा के शायद वो संभव ही नहीं, क्योंकि ये दी हुई भगवान की कला ही है जो हम कर रहे हैं। तो मैथोलॉजी करने के बाद मुझे सबसे बड़ा कनेक्शन ये लगा कि उसका मूर्त रूप मुझे दिखने लगा। जैसे कि मैं मतलब अभ्यास करती हूँ, रियाज़ करती हूँ, तो अभ्यास रियाज से साधना की तरफ जाते हैं, साधना से समाधि की तरफ जाते हैं। जब समाधि है तो समाधि से मोक्ष की ओर जाते हैं, मोक्ष से निर्वाण। कितना सुंदर सफ़र है, हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे पूर्व गुरु लोगों ने किया है। तो उनका हमने सुना है, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि हमारी अभी तो जर्नी चल ही रही है। उन्होंने अपना पूरा लाइफ डेडिकेट किया है। तो कहीं ना कहीं मैथोलॉजी और एक अध्यात्म उनको बहुत हेल्प किया है उसमें। जी। अध्यात्म एक ऐसा है कि जो आपको समग्र जोड़ के रखने में, खड़ा करने में बहुत मदद करता है। विदाउट अध्यात्म के आप दिशाहीन हो जाते हैं। तो वो दिशाहीनता के मतलब जो एक रीज़न है वो अध्यात्म आपको उसमें पकड़ के रखेगा। तो मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट को अध्यात्म को मानना चाहिए और दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावे से चीज़ बिगड़ जाती है। और अध्यात्म को यदि लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी सुंदर खूबसूरत एक वर्ल्ड है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक। वो जब जनरेशन करेगी तो शायद उसे भी वो फील होने लगेगा। क्यों तो नहीं? वही है अभ्यास, रियाज, साधना, साधना से समाधि, समाधि से मोक्ष, मोक्ष से निर्वाण। सो कीप मूविंग फॉर दैट। जी। मैम, इसी जो आपका अध्यात्म, आपने खुद बोला आपको इतना रिसर्च करना होता है, आपको बहुत टाइम चाहिए रिसर्च करने के लिए। उससे एडिशन में आपके बहुत सारे परफॉर्मेंसेस होते हैं, आप क्लासेस तक खुद लेती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने क्लासेस लेना बंद कर दिया है, आप अपने कोरियोग्राफीज करते हैं। तो आपका डेली रूटीन कितना पैक्ड होता होगा? तो अगर आप माइंड ना करें तो हमसे शेयर कीजिए, आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? क्या बात है, डेली रूटीन का तो ये है कि बहुत हैक्टिक रूटीन रहता है मेरा। और दूसरी बात, मैं हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ बरहनी जी। सुबह मॉर्निंग में मैं 3 o'clock उठती हूँ, उसके बाद मेरा पूजा शुरू होती है, पूजा करने के बाद मेरी रियाज शुरू होती है। तो सुबह का जो एक टाइम होता है, जो मेरा एक पर्सनल जोन होता है, वो मुझे इतनी ताकत देता था कि पूरा दिन मुझे ऐसे एकदम से फोकस जाता। जी। कहीं भी मैं डगमगाती नहीं हूँ। तो
सुबह उठना, रियाज़ करना, रियाज़ फिर हमेशा मैंने मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा महत्वता दी है कि मैं मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि जहाँ जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है उस समय वो होना ही चाहिए। जी। मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। तो दिन है, दिन के बाद ये मुझे क्या करना है, मेरी क्लास के बाद मुझे बच्चों को क्या, क्योंकि मैं हर जगह अपनी क्वालिटी को, मैनेजमेंट को मेंटेन कर रही हूँ। जब मैनेजमेंट रहेगा तो मुझे लगता है कि एज ए स्टूडेंट, एज ए गुरु, एज ए मदर, एज ए बोलना चाहिए कि एक समाज के तौर पे, सामाजिक व्यक्ति के तौर पे भी आप उसको मेंटेन कर पाएंगे। जी। तो मैंने मैनेजमेंट से ही अपनी चीज़ को आगे बढ़ाया है अभी तक, और कोशिश करती कि वो चीज़ को मैं मेंटेन करती रहूँ। जी। तो इस प्रकार मेरी जर्नी सुबह से लेके तो बोलना चाहिए 3 बजे शुरू होती है और रात को 11 बजे समाप्त होती है, और My यही God. मेरे जीवन का रूटीन है। हाँ और जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कड़क रूटीन है मैम, जी। नो डाउट। मैम इसी में आपने बोला ब्रह्म मुहूर्त जो आप जी। 3 बजे स्टार्ट करते हैं, जी। तो ब्रह्म मुहूर्त का इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों बच्चों को इनकलकेट करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त अपनी लाइफ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जो हमें एक बहुत डिवाइन वर्ड से कनेक्ट करता है। हाँ जी। तो जैसे हम अगर सुबह का छोटा सा मैं एग्जांपल दूँ, जैसे अगर हम सुबह जा रहे हैं, यदि सुबह आपको यदि कहीं जाना है तो आप सुबह जल्दी पहुंचेंगे या दोपहर में या शाम को? आप खुद सोचिए, आप बताइए। हाँ जी मैम, प्रैक्टिकली देखा जाए तो सुबह ट्रैफिक कम मिलेगा, Very good. आप फ्रेश माइंड से होंगे तो आपकी Right. सोचने की Right. पावर होगी, Right. तो Right. प्रैक्टिकली मुझे लगता हाँ, है। वेरी गुड। तो बस मैं यही बच्चों को समझाती हूँ कि सुबह जो हमारा रहता है, जो हमारा एक लोगों के विचारों का जो आंदोलन रहता है वो बहुत कम रहता जी। है। सुबह हम फ्रेश रहते हैं, दूसरी बात एक डिवाइन ओरा हमारे पास रहता है, और जो एक डिवाइन समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त हमें बहुत स्ट्रेन दे देता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि यदि दोपहर को हम जो रियाज़ कर रहे हैं, यदि हम सुबह करेंगे तो वो हमें 4 गुना लगेगी, और दोपहर को करेंगे तो वही 4 गुना से भी बिल्कुल आधी से भी आधी हो जाएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया अपनी लाइफ में, और आज से ही नहीं, मैं स्टूडेंट लाइफ से इसको मेंटेन करती आ रही हूँ। क्योंकि मेरे घर में भी संस्कार यही थे कि माँ मुझे बिल्कुल सुबह 4 बजे उठा देती थी, और सुबह 4 बजे उठा के मेरा रूटीन शुरू करवा देती। मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी। जी। सो वही चीज़ जब फिर धीरे धीरे आने लगी और फिर वर्कलोड बढ़ने लगा, तो मैं धीरे धीरे उसको, मुझे वो जो टाइम है उस टाइम से मुझे एक लगाव होने लगा, और फिर वो टाइम मैंने धीरे धीरे ज़िंदगी में साध लिया। और ऐसा कहते हैं कि जो भी आपको अगर मांगना है, जो भी कुछ करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं है। अगर उस मुहूर्त को आप मेंटेन करते हैं तो लाइफ में आपकी जो एक लाइफ की जो मतलब बोलना चाहिए रंगत है, वो बहुत सुंदर और बहुत कलरफुल और बहुत डिवाइन होगी। तो ये डिवाइननेस मतलब को मेंटेन करने के लिए, आपको अपनी चीज़ों को स्टेबल करने के लिए और एक डिवाइन ओरा लेने के लिए ब्रह्म मुहूर्त, जितने भी हमारे आपने देखा योगियों ने भी हमारे ब्रह्म मुहूर्त को ही जिया है। जी। तो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट होने के नाते ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा कोई मुहूर्त ही नहीं है। जी मैम, आजकल योगा का एक ना फैशन जैसा हो गया है। जी। मतलब आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो हर कोई योगा का ट्रेनर बन चुका है, जी। यू नो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है योगा का जो एसेंस है। जी। तो आप खुद बहुत कड़क जी। और इतने वर्षों से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी। तो मैम आप बताइए योगा और योग में डिफरेंस होता है? पहली बात, अगर होता है तो क्या फ़र्क होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पवनी जी आपने। योग और योगा, योग एक आध्यात्म प्रक्रिया है जो साष्टांग योग से निकली है। काफ़ी नियम धर्म और संयम से वो आगे बढ़ती है, और हम जो योगा करते हैं वो हमें मेंटली मतलब फिज़िकली भी वो करता है। जी। तो दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। योगी लोग जो हुआ करते थे वो योग करते थे, योग से कहाँ कहाँ उन लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। जी। और योगा आजकल के ज़माने में मतलब योगा ही एक ऐसा रास्ता है जो हम योग की ओर लेके जाता है। जी। जनरली क्या होता है कि हम एक नियम, पहले तो सबसे बड़ी बात होती है नियम को बांधना। जी। तो यम नियम जो चीज़ है वो योग से आता है, और उसके बाद तो योगा कर लेना चाहिए। क्योंकि योग है या ठीक है आजकल के ज़माने में लोग करते हैं, दैट इज़ वेरी, लेकिन उसके डेप्थ को अगर हम करेंगे यम नियम के साथ में यदि, जी। तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाइफ में आता है। जी। और जैसे कि आपने देखा कि पुराने हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे योगी हैं, महात्मा हैं, इन लोगों ने
उसको जिया है, जी योग निद्रा को मेंटेन किया है, जी तो वो चीज़ हमें मेंटेन करने के लिए थोड़ा तो समर्पण, जो कि मैंने शुरू में बोला, ज़रूरी है। हाँ जी और सोच बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। कि आजकल क्या मटेरियलिस्टिक इतना ज़्यादा लाइफ हो गया है कि हमें हर जगह वो अट्रैक्ट करता है। जी तो सबसे पहले तो वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ऐसे हमारे गुरु लोग बोलते थे भोजन भजन रियाज अकेले में होना चाहिए, हाँ जी तो वो बहुत ज़रूरी है। तो जब ये आप अकेले में करेंगे तो धीरे धीरे आपको योग और योगा का डिफरेंस समझ में आने लगेगा। जी तो दोनों डिफरेंट है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और एक फिज़िकल प्रक्रिया है, जी जी जो दोनों को अलग अलग है। लेकिन आज लोग उसको समझ नहीं पाते कि हम योग करते हैं। योग नहीं, योग करने के लिए अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है, सानिध्य की ज़रूरत होती है, समर्पण की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही होता है कि जो योग होता है वो आध्यात्म की ओर जाता है, और जो योगा होता है वो फिज़िकल को मेंटेन करता है। तो मुझे लगता है कि योग और योगा दोनों माइंड बॉडी और सोल का बहुत सुंदर एक समन्वय है। जी तो उसे कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा हाँ मुझे जी लगता बिल्कुल। मैम मैं कई वर्षों से आपको क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। जी। मैंने देखा कि नादियो गुरुकुल में जो बच्चे सीखने आते हैं उनको आप सिर्फ सिखाते नहीं हैं, आप उन्हें बहुत प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। जी। नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म्स देते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म्स देते हैं, जी। और सिर्फ प्लेटफॉर्म्स नहीं देते हैं आप उसके लिए जो उनको रिसोर्सेज चाहिए, है। जी जो म्यूज़िक चाहिए, सॉन्ग चाहिए, जी ड्रेसेस चाहिए, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, यहाँ तक कि लाना ले जाना उस जगह पे, जी। ये सारी चीज़ें बारीकी से आप मैनेज करते हैं। जी। तो आप बच्चों को सिखाते हैं, आप उनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। रिसोर्सेज मैनेज करने में मैम कैसे डिफ़िकल्टीज कुछ आती हैं आपको? कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, या क्या आपके इसके व्यूज़ हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि वाकई हमारे नादियो का जो प्लेटफॉर्म है और यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, हम लोग बहुत इजीली बच्चों को प्रोवाइड कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने वो चीज़ अपने लाइफ में महसूस की है, उसकी कमी मैंने महसूस की है। एक समय हुआ करता था जब मेरे पास ड्रेस नहीं हुआ करती थी, तो मेरी माँ ने एक समय मुझे पजामा सिलवा के दिया, एक समय मुझे फ़्रॉक सिलवा के दी, एक समय मुझे चुन्नी सिलवा के दी। तो मतलब 3-4 महीने में मेरे पास ड्रेस बन के आई। और जनरली मैं उस समय ड्रेस लोगों से बोरो किया करती थी और मैं प्रोग्राम किया करती थी। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं घर में, जैसे जो पड़ोसी हुआ करते थे, उनकी मैं ड्रेस लेके प्रोग्राम देने जाती, क्योंकि मेरे पास ड्रेस वही नहीं करती थी। घर की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी कि हमारे वो ड्रेस सिलवाई जाए। जब मैं बहुत छोटी थी, क्लास 4th में, जब मैंने कव्वाली की थी, अब बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो मेरी सिस्टर ने वो कव्वाली के लिए मेरे फादर के जो कपड़े थे उसको छोटा कट करवा के और होली के रंग में उसको डिप करके मुझे पहले दिन वो पहनाया था। तो मुझे अच्छे तरह से मालूम है कि वो कव्वाली मैंने कैसे की थी, और बहुत अच्छे स्तर पे वो कव्वाली, क्योंकि वो स्कूल की थी, तो वहाँ उस समय वो पैसा भी नहीं हमारे घर में था कि हम उसे मेंटेन कर पाएँ। तो दीदी ने वो चीज़ सोर्स करके, मतलब सेट करके तैयार मुझे कर दी। जी और उसके बाद जब मैंने देखा कि मुझे ड्रेस का बहुत प्रॉब्लम आता था, कभी पैसे नहीं होते थे, कभी क्या होता था, कभी म्यूज़िक नहीं होता था, तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को उसकी जद्दोजहद ना करनी पड़े, उसके लिए फ़ाइट ना करने पड़े, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने आर्ट पे कंसंट्रेट करना पड़े। अपने आर्ट पे कंसंट्रेट करेंगे, बाकी सब चीज़ें यदि कोई मैनेज करने वाला होता अगर उस समय मेरे पास, तो शायद मैं और कहीं दूसरी जगह पे होती। आज वो चीज़ों का अभाव के कारण मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो मेरे हाथ से बचपन में निकल गए, जो मुझे नहीं मिले। और मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट का और हर स्टूडेंट का सपना होता है वो प्लेटफॉर्म पे जाना। तो अगर वो प्लेटफॉर्म मुझे उस समय मिल जाता, उस समय वो सुविधाएं मिल जाती, तो शायद और भी कुछ अच्छी चीज़ होती, शायद मैं और जल्दी खड़ी हो पाती। तो वो जब मेरे दिमाग में आता है तो मुझे लगता है कि मुझे हर स्टूडेंट के पीछे खड़े होना चाहिए। जहाँ तक आप बोलते हैं कि आप बच्चों को लाने ले जाने का भी काम करते, तो मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा यदि कर रहा है तो वो किस तरह दिखना चाहिए। जनरली क्या होता है ना कि पेरेंट्स जो होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी शादी के बाद उसके बच्चे वहाँ तक की सोच रखते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं, जी हमारा बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो फिर कोई दूसरा देखने आएगा।
नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो जब आपका बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो ये आपका सौभाग्य है, और फिर जब खुद की कृति अगर सामने परफॉर्म कर रही है, खुद का बच्चा यदि परफॉर्म कर रहा है, तो इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है, और उससे अद्भुत क्षण क्या हो सकता है कि आपका बच्चा आपके सामने परफॉर्म कर रहा है और उससे देख रहे हैं, आप उसे हेल्प कर रहे हैं, हेल्प कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि भगवान ने उस लायक शायद मुझे बनाया, वो ज़रिया मुझे बना रहा है। तो वो ज़रिया अगर मुझे बनाए सेवा का, तो शायद वो ज़रिया मैं क्यों छोड़ दूँ, उस ज़रिए को मैं जी क्यों ना लूँ, उस ज़रिए के लिए मैं समर्पण क्यों ना दे दूँ। वो समर्पण मेरी गुरु के लिए भी हो सकता है, वो समर्पण मेरे पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है जो मुझे विश्वास रखते हैं, वो समर्पण मेरे बच्चों के लिए भी हो सकता है जो मेरे ट्रस्ट को मेंटेन करता है। ये सारी चीज़ें जो होती है, मुझे लगता है कि इसीलिए मैं इजीली कर पाती हूँ। और मतलब फ्रैंकली बताऊँ, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बस मैं सोच रखती हूँ और मेरा काम हो जाता है। जैसे गौतम हमेशा मुझे बोलते हैं कि माँ आप सोचती हो और आपका काम हो जाता है। तो मेरा काम ऐसा होता है कि रिसोर्सेज खुद मेरे पास आ जाते हैं। पेरेंट्स कभी कभी पेरेंट्स के रूप में आ जाते हैं, कभी बोलना चाहिए दोस्त के रूप में आ जाते हैं, और कभी मेरे जैसे बोलना चाहिए कि आसपास के जो लोग हैं, हाँ वेल विशर्स हैं, उनके ज़रिए भी मेरे पास आ जाता है। तो हर चीज़ को ऐसे अपने आप ही मैं मेंटेन कर जाती हूँ, और वो काम हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि ये तो भगवान का है, और वाकई भगवान का दिया हुआ होता है। भगवान मुझसे करवा लेता है, वो बस मुझे एक ज़रिया बना देता है कि तुम एक ज़रिया हो, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ भगवान खुद नहीं जा सकता जी, तो लेकिन अपने बंदे तो भेज सकता है। बिल्कुल। लेकिन हम उसे समझें, हम उसे पहचानें जी। तो इसलिए हमेशा मैंने जो बोला ना सम, उसको हमेशा मेंटेन करना चाहिए जी। मतलब मैंने जनरली सोचा है कि कभी भी मैं अपनी लाइफ में कभी किसी को ऐसे मतलब हाश नहीं बोलती हूँ, कभी किसी की इंसल्ट नहीं करती हूँ। लेकिन ये मैंने जब 7th 8th 9th 10th में जब मैं थी, तब मैंने अपने लाइफ को जो चेंज किया है, तब से जो एक ओरा मैंने अपने मेंटेन करती गई हूँ, तो तचुर वो ओरे ने मुझे ये सारी चीज़ें दी है। और आज मेरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, और मतलब आप पेरेंट्स लोगों का साथ है। नहीं मैम, ये बड़प्पन है आपका, क्योंकि इट इज़ नॉट इजी, मुझे पता है, मैंने देखा है, और आपका बड़प्पन है कि आपने उसको इतने इजीली बोल दिया कि हो जाता है। नो डाउट निमित्त आप हैं, आप पे ब्लेसिंग्स हैं बहुत। और जहाँ तक सॉरी आपने जैसे म्यूज़िक का पूछा, तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक किसी की धरोहर नहीं है, ये हमारे गुरु लोगों ने दिया है, तो इसे हमें बांटना है। विद्या का धन बांटने से बढ़ता है। मुझे लगता है वो म्यूजिशियन मतलब क्या सोच रखते हैं मुझे नहीं मालूम कि हमारे ट्रैक पे आपने कैसे किया या हमारे म्यूज़िक पे, ये मेरा थोड़ी है, पूर्वजों का दिया हुआ है, जिसे हम कर रहे हैं, हमारे से कोई दूसरा करेगा। जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैम आपका म्यूज़िक हम यूज़ कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कीजिए, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। वो आपकी विचारधारा को प्रदर्शित करता है, आपकी संकुचित जितनी विचारधारा होगी उस तरीके से आप बिहेव करेंगे। तो मुझे लगता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो दूसरों का दिया हुआ, गुरुजनों का दिया हुआ है, मुझे आगे देना है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। यदि वो मैंने रिकॉर्ड करवा लिया तो वो मेरा नहीं हो गया, ये सोच तो मुझे रखना ही नहीं है। तो ऐसा वसुदेव कुटुंबकम कब बनेगा, तो वो देने की सोच तो होनी चाहिए, और देने से विद्या का दान बढ़ता है। तो हमेशा मैं यूट्यूब पे भी बोलती हूँ कि आप जो मेरा ट्रैक अगर आपको अच्छा लगा, तो आप जिन लोगों ने बनाया उनका नाम मेंटेन करके आप यूज़ कर सकते हो, और ना भी करें तो आप संगीत को बढ़ा रहे हैं ना, वो संगीत अगर आप यूज़ करेंगे उस संगीत कोई दूसरा सुनेगा, ऐसे तो संगीत बढ़ता जा रहा ना जी। सुनने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो कोई फ़र्क नहीं। अगर मैंने उसके लिए पैसा लगा दिया, उसके लिए 4 लोग कर रहे हैं, फिर ऐसे तो जो योगी हैं जिन्होंने हमारा मतलब सब चीज़ें दी है, तो वो तो अगर सोच लेते तो फिर कथक ही नहीं आता जी। कुछ चीज़ें नहीं आती, योग भी नहीं आता। तो अगर वो ऐसे रोक लेते, जैसे अगर हम नदी को रोक सकते क्या, उसका प्रवाह नहीं रोक सकते ना, तो ये नदी है, इसे बहने दीजिए, इसका प्रवाह रहने दीजिए, इसका प्रवाह रहेगा तो प्रभाव भी रहेगा, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत बढ़िया मैम। आज जो हमें ग्लोबल पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोविड-19 में वसुदेव कुटुंब जो आपने कहा, ये ही एक वैल्यू है जो सबने रियलाइज़ करी। ये जो एक एलिमेंट है इस पैंडेमिक ने हमें सिखाया। और इसी नोट पे मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, और आपके गुरु पूर्णिमा जैसे महोत्सव में आपने अपना समय निकाल के अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को इतने सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स दिए, तो थैंक यू वेरी मच। नादयोग की ओर से नमस्ते। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए पहली प्रस्तुति
नादयोग गुरुकुल की शिष्याओं की ओर से एक सामूहिक नृत्य। इस प्रस्तुति में नताशा सरस्वती, गौतम सिंह राज, तान्या मंडलोई, पलक शर्मा एवं खुशी सिंह नजर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं।
अगली प्रस्तुति में श्री रामाचरी काकांडकी जी के शिष्य एवं ताल योगी गुरु पंडित पद्मश्री सुरेश तलवरकर जी के शिष्य श्रीमान सुदर्शन SK हाल जी की प्रस्तुति, वह एकल तबला वादन की प्रस्तुति देंगे। आइए देखें।
कार्यक्रम में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय एक नए संवाद एवं एक नई प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।